चलो तो अभी हम जाएंगे बोर्ड पे। सभी को आए बोर्ड तो दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें सबसे पहला हम कंसिडर करते हैं, डिस्कस करते हैं, इट्स अबाउट द सर बोर्ड कंसेप्ट ऑफ। दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा, ब्लैंक दिख रहा। हाँ तो ब्लैक बोर्ड ही दिख रहा है ना। हाँ ब्लैक बोर्ड ही है वो। मुझे लगा स्क्रीन शेयर किया। नहीं। अच्छा तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहली बात हमको ये देखनी है कि इस चैप्टर के अंदर जो है ना वो 3 कंसेप्ट हमको स्टडी करने हैं। एक तो हीट, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो रहने वाला है हीट। दूसरा कंसेप्ट रहेगा इंटरनल एनर्जी, एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटली कंसर्न्ड विद गैस ओनली। ये पूरा जो चैप्टर है वो गैस के साथ रिलेटेड है। तो इंटरनल एनर्जी ये दूसरा कंसेप्ट हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और तीसरा जो इसमें कंसेप्ट है वो है वर्क डन, ऑब्वियसली बाय द गैस। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस। तो ये तीन कंसेप्ट्स के इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमेगा पूरा। और अभी देखो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है इस चैप्टर के अंदर वो है टेम्परेचर, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर? You know that the degree of hotness or coldness of a body is called as the temperature. And already we have seen in the last chapter, kinetic theory of gases, that the temperature can be related, directly connected with the RMS velocity of the gas molecules. ये याद है आप बात? तो जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो RMS velocity होता है, यही एक तरह से गैस के टेम्परेचर का एक तरह से मेजर हुआ करता है। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमने 2 सैंपल लिए, जिसमें एक फर्स्ट सैंपल के अंदर जो गैस है वो सपोज लो टेम्परेचर पे है। सपोज दिस फर्स्ट सैंपल इज एट अ लो टेम्परेचर एंड दिस इज एट अ हाई टेम्परेचर, देन वी कैन से दैट इन द लो टेम्परेचर जो है गैस का, तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है या जो मॉलिक्यूल्स है दे विल बी मूविंग स्लोली। तो इनके जो वेलोसिटीज है, रैंडम वेलोसिटीज जो होते हैं हम जानते हैं, the velocities will be very small, but on the other hand, the gas which is at a high temperature, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनका वेलोसिटी काफी ज्यादा रहेगा। तो इसलिए ये हम देख सकते हैं आराम से कि वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स विल बी, नो डाउट इट विल बी रैंडम in all possible directions, in all possible velocities, but the velocities will be randomly and they will be high. तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि मीन वेलोसिटी अगर देखते हैं तो यहाँ पे ज्यादा होगा, और मीन वेलोसिटी मतलब आरएमएस वेलोसिटी अगर यहाँ पे देखते हैं तो जरूर कम होगा। तो ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। तो इसका मतलब और ये इवन हमने ये भी प्रूव करके रखा है कि सी आर एम एस इज एक्चुअली इक्वल टू रूट ऑफ 3RT upon m0 for a monoatomic gas molecule. We have proved that the RMS velocity of gas molecule is also always equal to root of 3RT upon m0, where T stands for the temperature, absolute temperature, and hence we can say that CRMS is actually directly proportional to the square root of absolute temperature, and hence we can understand the relationship between the RMS velocity of the gas and absolute temperature. तो ये बात समझ सकते हैं, और ये बात ध्यान में रख के हम ये आराम से समझ सकते हैं कि अगर कोई 2 गैसेस जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होंगे। देखो अगर सपोज एक हॉट जो गैस है और अगर एक कोल्ड गैस है, अगर उन दोनों को हमने एक कांटेक्ट में अगर रख दिया, एक दूसरे को कांटेक्ट में रख दिया, दिस इज अ गैस whose temperature is very very high, and suppose this another sample of gas is having the temperature which is low, तो ये लो टेम्परेचर पे है और ये हाई टेम्परेचर पे है, तो इसको हम बोल सकते हैं कोल्ड गैस, and this is a hot gas. If suppose the hot gas is kept in the contact with the cold gas, then we can see that the molecules will just collide with the surface of container
and because of that there will be the energy transfer. There will be energy transferred in the surface, and because of that the molecules in this cold container or cold gas will take up that energy or that heat, and they will just increase their kinetic energy. And because of that after some time we can see that both of these gases will have the same temperature. दोनों ने सेम टेम्परेचर अटेन कर लिया होगा, जिसका मतलब यह होगा कि ये दोनों सिस्टम्स जो है वो इनको हम कहेंगे दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. रिमेंबर, थर्मल इक्विलिब्रियम. तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है उनके टेम्परेचर्स सेम होना. तो जब टेम्परेचर सेम होते हैं दोनों चीजों के तो उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो इसी के साथ जो एक तो लॉ आता है जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज दो बॉडीज अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब अगर इसका टेम्परेचर मान देते हैं T1 है और इसका टेम्परेचर अगर मान देते हैं T2 है, तो दे विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन T1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू T2. तो ये है कंडीशन फॉर द टू सिस्टम्स टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है. एक्चुअली उसको जीरोथ लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ इन्वेंट होने के बाद जीरोथ लॉ इन्वेंट हुआ था. एक्चुअली फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पूरा स्टडी करने के बाद, डेवलप होने के बाद हमको ये पता चला कि एक जो बेसिक फैक्ट है वो हम एक बहुत एक बेसिक असम्पशन के तरह यूज कर रहे हैं और इसको ही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा गया है. So what is zeroth law of thermodynamics? You can see simple सा statement जो है ठीक है, ठीक से. So zeroth law of thermodynamics, it tells us simply that if suppose we have three systems and suppose two systems, समझो कि एक A system है, ये A सिस्टम मतलब A गैस ही पकड़ लो उसको. अगर ये एक B सिस्टम जो है ना, वो B सिस्टम सपोज A के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है. अभी एट द सेम टाइम सपोज और एक दूसरा सिस्टम है जो जिसको हम बोल सकते हैं C. सपोज दिस C इज अ सिस्टम which is at the same time it is in thermal equilibrium with A. Suppose, तो देखो B is in thermal equilibrium with A and C also is in thermal equilibrium with A. तो अगर ये दोनों सिस्टम्स अगर एट अ टाइम एक ही सिस्टम के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर अगर है तो ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होने जरूरी है. तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि B and C will be in thermal equilibrium. तो ये जो बात है इसको ही हम सेकंड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं. तो ये बात याद रखो से. इफ एनी टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद एनी थर्ड सिस्टम, देन those two systems are also in thermal equilibrium with each other. This statement is called as zeroth law of thermodynamics. याद रखो से. And this is a very basic fact you have to understand. So this is a zeroth law of thermodynamics. Now we'll see the next concept in this chapter, that is about the concept of internal energy. देखो ठीक से, internal energy of a gas. अभी देखो ठीक से, इंटरनल एनर्जी अभी जरूरी नहीं कि वो गैस को ही होता है. इंटरनल एनर्जी तो सभी सब्सटेंसेस को होता है, चाहे वो गैस हो या चाहे वो लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो. बिल्कुल. लेकिन जब हम गैस के बारे में बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी जो है उसको हम अगर सपोज U से डिनोट करते हैं तो इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द गैस. अगर सपोज हमारे पास कोई गैस है तो इस गैस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है इनका जो काइनेटिक एनर्जी है, ये सब काइनेटिक एनर्जीज अगर हम ऐड करेंगे तो ये सभी काइनेटिक एनर्जीज का जो सम है वही एक्चुअली बनता है दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट गैस. सो बेसिकली क्योंकि गैस के अंदर जो दो कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है. तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न होने की वजह से इन दोनों के बीच में मतलब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होना पॉसिबल ही नहीं है. तो इसलिए कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम देखते हैं
the potential energy between them is going to be exactly zero. There is no potential energy at all, and hence we can say that the energy, internal energy of the gas is in the form of the kinetic energy only, and that's why we can say that the total internal energy of the gas is nothing but the kinetic energy of the gas, which is already given by the formula which we have derived in the last chapter, that is equal to 3 by 2 times of PV. याद है 3 by 2 times of PV, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 by 2 times of nRT, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं 3 by 2 times of capital N into KB into T। याद है ये सभी चीजें? तो ये जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन हमको मिलता है थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस के लिए, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इटसेल्फ एक्चुअली इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। जहां तक लिक्विड का सवाल है, अगर लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहता है जरूर। अगर ये मान लो एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जरूर रहेगा, और उसकी वजह से भले ये मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक भी जा रहे हैं बिल्कुल, तो इसकी वजह से उनको काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही जरूर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। और इसलिए यहाँ पे द इंटरनल एनर्जी U ऑफ द लिक्विड विल एक्चुअली बी इक्वल टू द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ऑल पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सभी मॉलिक्यूल्स का जितने भी पेयर्स है उन सब का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के हमको ऐड करना है, और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी ऐड करना है, जिससे ही हमको लिक्विड का टोटल एनर्जी मिलेगा, इंटरनल एनर्जी मिलेगा। बट अभी ये बात अलग है कि लिक्विड का टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दैट्स व्हाई the total value of absolute value of the internal energy is not concerned about liquid। तो लिक्विड के बारे में क्या है ना कि इंटरनल एनर्जी कितना भी हो, जो एब्सोल्यूट उसका वैल्यू है उसके बारे में हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट, और वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द टोटल एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ द लिक्विड और सॉलिड, बट what we are interested in finding is change. The change in internal energy is more important than actual value of internal energy, remember. So whenever the temperature of the body changes, its internal energy changes, and hence we can say that the change in internal energy is more important than actual value of absolute value of internal energy। तो याद रखिए से कि इंटरनल एनर्जी लिक्विड का हम पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू जो उसका है वो निकालना हमारा इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, फाइंडिंग दैट। इवन सॉलिड के बारे में भी वही बोल सकते हैं। देखो सॉलिड का अगर जो है, अगर कोई सैंपल कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो उनका पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वो निकालना कोई छोटी बात नहीं है, कोई इजी बात नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, never, but we can find out the change. And that's why we are interested in finding the change in the internal energy, not we are interested in the finding the total absolute value of internal energy। ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है अभी। लेकिन हाँ, गैस के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस का हम प्रेशर निकाल सकते हैं आराम से, वॉल्यूम निकाल सकते हैं आराम से, और उसका काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी अगर मिल गया तो उसका इंटरनल एनर्जी मिल गया हमको, क्योंकि बाकी गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी तो होता ही नहीं है। इसलिए गैस का जो टोटल एनर्जी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी है, वो निकाला जा सकता है बिल्कुल, लेकिन लिक्विड और सॉलिड का इंटरनल एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व है, जो निकालना पॉसिबल ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी फाउंड आउट, हाँ, बट काइनेटिक एनर्जी कैन बी फाउंड आउट बिल्कुल। तो अब जैसे हम देखते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी डिराइव करके रखा था कि du, that is the change in internal energy of any gas, is always equal to n into cv into dt, where n is going to be the number of moles, where cv is going to be the specific heat at constant volume, and dt is going to be the change in temperature. Or we can also call this as mass of the gas multiplied by SV into dt, where SV stands for the principal specific heat of the gas at constant volume, which is multiplied by mass and change in temperature.
so that we get this as a change in internal energy. उससे भी आगे जाके CV के लिए हमारे पास जो वैल्यूज है, CV for the monoatomic gas molecule. What is the what is the value of CV for monoatomic gas molecule? डिराइव किया है हमने लास्ट चैप्टर में. It is simply 3/2 R. याद है? And the same value of CV for the diatomic non-vibrating molecule or rigid, we can say for rigid diatomic molecule कितना होता है वैल्यू CV का? वो होता है 5/2 R. और तीसरा for non-rigid मतलब ये वाइब्रेटिंग, तो वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो उनके लिए जो वैल्यू है वो 7/2 R के बराबर हुआ करता है. तो अकॉर्डिंगली फिर DU जो है मतलब इंटरनल एनर्जी जो गैस का है वो भी चेंज होगा ऑटोमेटिकली. तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इंटरनल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल will actually be equal to 3/2 into nR dt. बोल सकते हैं ऐसा. At the same time, for the diatomic non-rigid molecules, the internal energy change will be actually 5/2 into 5/2 into nR into dt. And at the same time, for the non-rigid diatomic molecules, it will be 7/2 into nR into dt. No doubt. तो ये सब वैल्यूज हमको मिलते हैं. और अगर हमको टोटल इंटरनल एनर्जी अगर निकालना है, U अगर निकालना है, ये तो D हो गया, बट U अगर हमको निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से. इट्स वैल्यू विल बी 3/2 nRT for the monoatomic gas molecule. It will be equal to 5/2 nRT for the diatomic rigid molecule, and it will be 7/2 nRT for the non-rigid diatomic molecule, non-rigid diatomic molecules मतलब vibrating diatomic molecule. तो ये सब हम चीजें देख सकते हैं आराम से. These are the formulae which are developed for internal energy. तो ये सभी फॉर्मूले से हमको एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद टेम्परेचर. ये बात समझा ठीक से? सभी फॉर्मूले से एक बात तो बिल्कुल कॉमन है कि इंटरनल एनर्जी U is actually directly proportional to absolute temperature of the gas, and that's why we can say that the change in internal energy will be directly proportional to the change in temperature. That means if change in temperature is 0, then the change in internal energy will also be 0, which means that the internal energy of the gas will remain constant if the temperature is constant. देखो ठीक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने जैसी कि अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रह जाता है. मतलब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं दिया, किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट है तब तक उसका काइनेटिक एनर्जी या उसको जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0. सो इंटरनल एनर्जी विल चेंज ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल चेंज. एंड इससे भी आगे जाके हम ये भी देख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का जो साइन कन्वेंशन है वो ये है कि if the temperature of the gas increases, then dt will be positive, and since dt is positive, we can say that dt is also du is also positive, which means that this du will be considered as positive when temperature is increased. ये हमको समझना है. और on the other hand, if the temperature decreases, अगर टेम्परेचर किसी बॉडी का या किसी गैस का डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? लॉस इन टेम्परेचर होगा. देयर विल बी फॉल इन टेम्परेचर. दैट मींस द चेंज इन टेम्परेचर विल एक्चुअली बी नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल आल्सो बी नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब ही नेगेटिव. तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो यहाँ पे इस केस में नेगेटिव होगा. याद रखो से. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए साइन कन्वेंशन क्या है समझा ठीक से? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द change in internal energy is positive, and if temperature decreases the change in internal energy is negative. And also remember that the internal energy is a quantity which can depend on the temperature, but ये याद रखो ठीक से कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जब तक बढ़ता या घटता नहीं है तब तक हमको ये समझना है कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहता है. और ये बात भी समझ लो कि गैस को अगर हम अलग अलग प्रोसेस यूज करके अगर उसको हीट करेंगे या कुछ भी अलग अलग स्टेज में अगर लेके जाएंगे, समझो एक गैस है
इस गैस को हमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसका प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम चेंज किया, या उसका टेम्परेचर बढ़ाया, कम किया, ज्यादा किया, ऐसा करके हमने उसको अगर अलग अलग पॉइंट से, फेजेस में से अगर गुजारा, और एक सपोज एक पॉइंट है, उसका पूरा अगर हमने इस तरह से घुमा के अगर उसी पॉइंट पे अगर हमने उसको वापस लेके आए, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन गया। साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या, कि द प्रोसेस विच कम्स बैक टू द सेम पोजीशन अगेन आफ्टर आफ्टर परफॉर्मिंग सम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। तो अगर किसी गैस के ऊपर हमने कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उसका प्रेशर, वॉल्यूम सब चेंज होता गया, और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर पाथ से वो फॉलो करता है, और फिर से एक ही पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे वो वापस आ जाता है जहाँ पे वो पहले था। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी will actually be equal to zero, no doubt. So the change in internal energy will be equal to zero in case of a cyclic process. That means, and even अगर suppose कोई भी एक ग्राफ है, ये suppose प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, और मान लो कि गैस को हमने अलग अलग रास्तों से अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए, मतलब सपोज हमने पहले प्रेशर कांस्टेंट रखा, और उसके बाद फिर वॉल्यूम बढ़ाया, और ये यहाँ पे उसको लेके गए, और दूसरे पाथ से हम उसको लेके जाते हैं, सपोज पहले हमने प्रेशर बढ़ाया, और उसके बाद फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के उसको यहाँ पे लेके आए, वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ा के यहाँ पे लेके गए। तो ऐसे केस में ये दोनों पाथ से जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा, ये हमको अच्छी तरह समझना है। तो डेल्टा U1 एंड डेल्टा U2 will actually be equal to the same even if the paths are different। तो यहाँ पे A से लेके B तक हम कौन से भी पाथ से भी अगर जाते हैं, तभी भी कोई भी पाथ से जाओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू बी द सेम इन फ्रॉम एवरी पाथ। तो इस तरह से अगर ये डायरेक्ट पाथ भी अगर हम चूज करते हैं, या कोई घुमा फिरा के दूसरा लॉन्ग कट अगर भी चूज करते हैं, तभी भी हम देख सकते हैं कि अगर इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, तो पाथ चाहे कौन सा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू बी द सेम। दैट्स व्हाई दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी or simply internal energy is called as state function। Remember, what do you mean by the state function? It depends only on the initial point and final point. Remember, but it doesn't depend on the path। It's not a path function। पाथ फंक्शन नहीं है वो, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ स्टेट्स पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं, पाथ फंक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब भी होता है कि अगर हम एक साइक्लिक प्रोसेस अगर कंसिडर करते हैं, तो ये पूरा पाथ अगर घूम के वापस उसी पॉइंट पे अगर आ जाते हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो। एंड दैट्स आल्सो दैट इज द that is why it's also called as the path function, state function। remember, तो समझा इससे स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। देखो, स्टेट फंक्शन मतलब ऐसा होता है कि जिसका वैल्यू सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। मान लो ये इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो पाथ चाहे कौन सा भी हो, कौन से भी पाथ से अगर हम यहाँ पे जाएंगे, तो भी हमको उसका वैल्यू जो है वो सेम ही मिलना चाहिए। उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, because its value depends on the initial state and final state only। But path function is a different one। path function में मतलब क्या, कि उसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कौन से पाथ से हम ट्रैवल कर रहे हैं, whether we are traveling by this path or this path or this path or this path matters a lot। So in all these paths we can get the different values of that path function, but internal energy is not a path function but it's a state function। ये अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो ये बात हम समझते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट आता है, सेकंड कंसेप्ट इन दिस चैप्टर, इट्स गोइंग टू बी अबाउट द हीट, हीट एब्सॉर्ब्ड और हीट evolved by the gas। देखो नीचे, हीट एब्सॉर्ब्ड और हीट evolved by the सर gas। पीछे से बहुत आवाज आ रहा। यस, बहुत आवाज आ रहा है सर। सर बहुत आवाज आ रहा पीछे से। एक मिनट। ओके,
अभी चेक करो। ठीक है, अभी देखो वैसे तो हम हीट के बारे में जानते हैं बिल्कुल, लेकिन ये जो है कंसेप्ट जो है हीट इवॉल्व और हीट एब्सॉर्ब is a very important concept. You have to understand it here. What do you mean by this? Heat evolved और heat absorbed. देखो ठीक से, अगर सपोज कोई भी एक गैस है, मान लो ये सिलेंडर के अंदर एक गैस हमने भर के रखा है, यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स है गैस के। ओके, अभी देखो अगर सपोज हम बाहर से अगर कोई फ्लेम यूज करते हैं तो उसकी वजह से अगर इसको हीट देते हैं तो उसकी वजह से इसके अंदर जो है हीट एंटर करेगा। या जरूरी नहीं कि फ्लेम ही यूज करना है, बल्कि अगर सपोज हम इसको एक ऐसे बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं जो कि एक बहुत हाई टेम्परेचर पे है, समझो यहाँ से यहाँ तक का जो बॉडी है, ये वाला बाहर का जो बॉडी है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, तो जैसे हम देखते हैं जैसे हम इस टाइप का हाई टेम्परेचर वाला बॉडी उसके आसपास रख देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि हीट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो अभी यहाँ पे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो है वो T1 सपोज ज्यादा है और T2 जो है मतलब जो बॉडी का इस गैस का जो टेम्परेचर है वो T2 है और वो सपोज कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा ना कि द हीट विल जस्ट ट्राई टू इंटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो बाहर से अंदर की तरफ ये हीट फ्लो करेगा। और इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस whatever amount of heat is absorbed by the gas will be denoted by Q here. देखो यहाँ पे Q is going to be the amount of heat absorbed by the gas, remember। तो और उसको कभी कभी dq से भी हम डिनोट करते हैं। dq मतलब तो एक ही है, dq बोलो या q बोलो, तो बेसिकली dq is going to be the amount of heat that is absorbed by the gas, total amount of heat absorbed by the gas due to the change in temperature between the gas itself and its surroundings। तो गैस का और सराउंडिंग्स के बीच में जो टेम्परेचर में डिफरेंस है उसकी वजह से जितना भी हीट गैस एब्जॉर्ब करेगा उसको हम बोलेंगे dq। और जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया वो अगर गैस हीट एब्जॉर्ब करता है, सचमुच एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम बोलेंगे कि इट्स dq इज पॉजिटिव, मतलब ये इसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे बिल्कुल। लेकिन अगर सेम सिचुएशन अगर है, सपोज एक सेम गैस हमने भर के रखा है किसी कंटेनर के अंदर और अगर मान लो कि उसको हमने ऐसे एक सराउंडिंग्स के अंदर रखा है जिसका टेम्परेचर गैस से भी कम है, मतलब अगर सपोज ये सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है वो है सपोज 0 डिग्री सेल्सियस, जिसके अंदर हमने आइस भर के रखा है जिसका टेम्परेचर बहुत कम है और इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा ना कि दिस आइस और लो टेम्परेचर बॉडी will try to extract the heat from the gas, and whatever amount of heat is extracted from the gas will again be denoted by dq, but in that case this dq will be considered as negative। ये नेगेटिव हम कंसिडर करेंगे क्योंकि अगर हीट हमने निकाला तो इसका मतलब गैस ने हीट दिया, तो इसलिए इस केस में जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो एक्चुअली नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि एब्जॉर्ब तो उसने किया ही नहीं, उल्टा जो था उसमें से ही कुछ हीट जो है उसने बाहर दे दिया, सराउंडिंग्स को दे दिया। ऐसे केस में उसका जो dq है वो हमको नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा, ये उसका साइन कन्वेंशन है, समझा ठीक से। कभी उसको पॉजिटिव ट्रीट करना है, कभी नेगेटिव ट्रीट करना है। तो हीट एब्जॉर्ब इज अ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट which is the total amount of heat energy which is absorbed by the gas। तो इस एनर्जी ओनली एक तरह से वो एनर्जी ही है, उसको हम जूल में ही मेजर कर सकते हैं या कभी किलो कैलोरी में भी या कैलोरी में भी मेजर किया जाता है, नो डाउट, बट इट्स अ एनर्जी, रिमेंबर। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी which is absorbed by the gas during some process due to the change in temperature or due to the difference in temperature is called as the heat absorbed and it is denoted by dq। अभी देखो इस dq के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अभी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी जो बहुत सरप्राइजिंग प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम हीट देंगे तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि गैस का टेम्परेचर बढ़ना ही चाहिए। देखो मैं रिपीट करता हूँ फिर से ये स्टेटमेंट कि अगर हम हीट देंगे, मतलब अगर dq समझो नॉन जीरो है, मतलब dq सपोज पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमने गैस को हीट दिया, तो इसका जरूरी नहीं, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर ऑफ द गैस मस्ट इंक्रीज, इट मे बी और मे नॉट बी। हाउ इज इट पॉसिबल? सी, अगर हमने किसी गैस को हीट दिया फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है?
इट इज पॉसिबल इन सम केसेस। देखो जैसे यहाँ पे मान लो कि एक कंटेनर है हमारे पास और उसके अंदर गैस भरा हुआ है, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है, और अगर हमने इसको हीट देना चालू किया, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ प्रेशर जमा है, some pressure is kept here and suppose we start the heat to give the gas। तो जैसे हमने हीट चालू किया गैस को देना, तो गैस का टेम्परेचर सपोज जैसे ही बढ़ता है, लेकिन हमने एट द सेम टाइम गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने से पहले ही हमने क्या किया, एक जो वेट है वो कम कर दिया। देखो अभी क्या होगा, जैसे हमने यहाँ से एक वेट कम कर दिया तो गैस का प्रेशर कम हो जाएगा। जो प्रेशर हमने यहाँ पे अप्लाई किया था पहले वो ज्यादा था, लेकिन अभी हमने उसको कम कर दिया। जैसे ही प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी वजह से ये गैस को एक्सपांड करना पड़ेगा। द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज एंड एज सून एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस इट विल हैव टू डू सम वर्क। तो उसको वर्क करना पड़ेगा और ये वर्क डन जो भी वो करेगा तो वो वर्क डन उसमें से ही निकालेगा जो हीट हमने उसको दिया। तो अगर जो भी हम हीट देते जा रहे हैं वो हीट अगर वो वर्क डन में अगर कन्वर्ट करता है और जिससे वो वर्क डन कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया, तो इसका मतलब इसने ये जो 3 वेट्स थे, ये 3 वेट्स का जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था उसके ऊपर, उसके खिलाफ उसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, इन पिस्टन को उठा लिया ऊपर, और इस उठाने के प्रोसेस में कुछ ना कुछ वर्क डन उसने किया है। और ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हीट हमने गैस को दिया तो वो पूरा का पूरा जो है वो वर्क डन में करने में चला गया। अगर हीट पूरा का पूरा वर्क डन में चला गया तो इस गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो टेम्परेचर गैस का बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर ऑफ द गैस विल रिमेन कांस्टेंट इफ the total amount of heat supplied to the gas is just converted into work done, then the total amount of internal energy will remain constant and hence the temperature of the gas will also remain constant। so इसका मतलब ये हुआ। लेकिन हाँ, अगर सपोज हमने इस गैस को हीट किया लेकिन हीट करने के टाइम उसको बिल्कुल पिस्टन लॉक करके रखा, यहाँ पे ये पिस्टन जो है वो ऊपर जा ही नहीं सकता है, तो ऐसे केस में जो भी हम हीट देंगे इस गैस को तो उससे तो वो वर्क डन तो नहीं करने वाला, तो इसलिए उसका उस टेम्परेचर तो बढ़ेगा जरूर, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंटरनल एनर्जी भी उसका बढ़ेगा जरूर। तो इसलिए फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस केस में जो DQ जो है वो पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे DU जो है वो पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे भले हम गैस को हीट तो दे रहे हैं तो DQ is positive but still the temperature is not going to increase, it's going to be constant। तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट बना हुआ है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि DQ मतलब किसी भी गैस को हीट देना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो बढ़ भी सकता है और इवन कांस्टेंट भी रह सकता है बिल्कुल। तो ये फर्क है जो DQ मतलब द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो हाँ, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि अगर गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो जरूर बढ़ेगा। तो क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड विथ टेम्परेचर होता है, तो जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो होता है N इंटू CV इंटू DT। तो यहाँ पे अगर DT अगर पॉजिटिव है तो उसमें DU भी पॉजिटिव होगा, और अगर DT निगेटिव है मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी भी निगेटिव होगा, मतलब वो भी कम हो जाएगा बिल्कुल। तो DU और DT के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन DQ और DT के बीच में ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, याद रखो ठीक से, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर आप एक DQ, ऐसा भी हो सकता है कि DQ इज पॉजिटिव बट स्टिल टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और ऐसा भी हो सकता है कि DQ इज पॉजिटिव एंड टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजिंग, मतलब DT इज आल्सो पॉजिटिव, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए DQ को समझना जरूरी है। DQ मतलब क्या है यहाँ पे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस, रिमेंबर। और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी उसका ये है DQ का, जो हीट एब्सॉर्ब का, तो DQ इज अ पाथ फंक्शन। देखो ठीक से, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है? पाथ फंक्शन का मतलब है अगर सपोज हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर मान लो प्रेशर और
वॉल्यूम या प्रेशर और टेम्परेचर या टेम्परेचर और वॉल्यूम, कोई भी दो के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल चलो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर लेते हैं, तो अगर सपोज हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर गैस को लेके जाते हैं कोई भी प्रोसेस के द्वारा, किसी भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के द्वारा, भले प्रेशर कम करके वॉल्यूम बढ़ा के या प्रेशर टेम्परेचर घटा के या प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा के, देखो मतलब प्रेशर हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी हम घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं, इवन टेम्परेचर को भी हम घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, बिल्कुल। तो ये तीनों वेरिएबल्स जो है वो हमारे हाथ में है, दे आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट these variables, because of these change in these variables, the gas just goes from one point where its coordinates are like p1 v1 to another point whose coordinates there are going to be p2 and v2, and suppose the gas travels from one path, suppose एक path से वो travel करता है, उसको हम बोलेंगे पाथ ए, ठीक है, पाथ को ए बोल रहे हैं अभी, एंड पॉइंट्स को नहीं अभी। और दूसरा एक पाथ है जिससे हम इसको गैस को ट्रैवल कराएंगे, सपोज इस दूसरे पाथ से, उसको बोलेंगे पाथ बी। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि पाथ ए से ट्रैवल जब करेगा तो उस केस में जो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको हम बोलेंगे क्यू ए सपोज, और अगर बी पाथ से वो ट्रैवल करता है तो उस पाथ से जो हीट एब्जॉर्ब उसने किया उस हीट एब्जॉर्ब को हम बोल देंगे सपोज क्यू बी। तो यहाँ पे हम बिल्कुल वी कैन नॉट बी श्योर दैट क्यू ए मस्ट बी इक्वल टू क्यू बी। तो यहाँ पे क्यू ए एंड क्यू बी मे बी डिफरेंट, नीड नॉट टू बी सेम। ये बात जो है यही पाथ फंक्शन कहलाती है। तो पाथ फंक्शन का मतलब समझा ठीक से क्या हुआ? पाथ फंक्शन का मतलब है कि in the two different paths the amount of heat absorbed in the two different paths is not going to be the same. That means the amount of heat absorbed by the gas depends which path the gas follows, A or B. The amount of heat absorbed is going to be different in two different cases. That's why this dq is called as the path function, और heat absorbed is called as the path function. ये एक path function है and not a state function. State function नहीं है, समझा ठीक से? State function का मतलब क्या होता है, क्या बताया था अभी? स्टेट फंक्शन का मतलब होता है जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे सिर्फ डिपेंड करे। तो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से ये डिपेंड करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम होते भी यहाँ पे पाथ अगर अलग अलग है तो हमको अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब गैस के द्वारा मिल सकते हैं। गैस कैन एब्जॉर्ब द डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट्स इनटू डिफरेंट पाथ्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट हैपेंस दैट if suppose the gas is taken from the point A and suppose it is just taken to different points and brought to the same place once again, अगर इस गैस को हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया और पूरा घुमा के साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट करके अगर उसी पॉइंट पे अगर वापस लाया तो ये जरूरी नहीं है कि dq must be equal to 0. तो it may not be 0. तो इसका मतलब यहाँ पे dq जो है वो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। In most of the cases it's observed that dq is non-zero. Some amount of heat is absorbed by the gas even if the gas comes to the same position once again. लेकिन ये देखो डेल्टा यू के बारे में ऐसा नहीं होता था, याद है आपको? अभी अभी हमने जो डेल्टा यू के बारे में देखा था, तो अगर याद करो तो डेल्टा यू के बारे में हमने ये बोला था कि इट्स अ स्टेट फंक्शन, एंड स्टेट फंक्शन होने के कारण ये देखो यहाँ पे ये हमने देखा था कि अगर एक बॉडी को, एक गैस को अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं और इस तरह से उसको अगर एक पर्टिकुलर अलग अलग इस पॉइंट से अगर उसको लेके जाते हैं और अगर उसी पॉइंट पे अगर वापस लेके आते हैं तो ये गारंटी है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू बी 0. दैट मीन्स द इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 and the final internal energy U2 is going to be same. But this happens in case of internal energy only, not in case of the heat absorbed. तो heat absorbed के बारे में ये कोई जरूरी नहीं है। तो देखो ठीक से heat absorbed के बारे में ये होता है कि even if the gas is converted into a cyclic process, it is brought to the same point once again where it was before, but still the amount of heat absorbed may be positive or it may be negative. It need not to be 0 compulsorily. तो कंपल्सरी 0 ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, ये हमको अच्छी तरह समझना है।
समझा ठीक से? पाथ फंक्शन का मतलब क्या है? पाथ फंक्शन मतलब it depends on path. Its value is different along different paths. But state function मतलब it depends on states only, initial state and final state only. But and its value is same for all the paths between the two states. तो ये हमको समझना है। और तीसरा कंसेप्ट जो आता है वो है वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन, वो ठीक से अभी वर्क डन जो है, when we'll say that work is done by the gas, तो गैस ने वर्क डन किया ऐसा हम कभी कहेंगे अगर मान लो कि एक गैस है, एक सिलेंडर के अंदर उसको भरा हुआ है, और सपोज कि इस सिलेंडर को हमने बंद करके रखा है, एक पिस्टन यहाँ पे है, सपोज ये पिस्टन है इधर, और ठीक है, समझ लो कि ये जो इसका वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम गैस का जो है वो भी है, ठीक है। और मान लो कि ये जो पिस्टन है इसके ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा है, कुछ वेट्स हमने रखे हुए हैं, जो सपोज P इतना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और P इतना प्रेशर नीचे की तरफ अप्लाई होने की वजह से, और इस पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको अगर हम बोल देते हैं A है सपोज, तो उसकी वजह से इसके पूरे के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस whole piston in the downward direction will be actually pressure P into A. ये समझ सकते हो ठीक से? This is going to be the force acting on this piston in this here. Now, if suppose the gas is doing some work, अगर suppose किसी तरह से हमने इस गैस को एक तो हीट कर दिया या ये प्रेशर कम कर दिया, उसकी वजह से ये गैस जो है वो ऊपर तरफ हीट करने वाला है, यहाँ पे वर्क डन करने वाला है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पिस्टन जो है वो जब तक ऊपर चढ़ता नहीं है तब तक हम नहीं बोल सकते कि गैस ने वर्क डन किया। तो इसलिए अगर मान लो कि ये पिस्टन जो है वो यहाँ से यहाँ तक अगर उठाया जाता है, सपोज दिस पिस्टन इज लिफ्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट सपोज, तो यहाँ तक ये पिस्टन आ गया मान लो, तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट इसको बोल सकते हैं x सपोज, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय दिस फोर्स exerted by the gas in the upward direction which is equal to F, and this F does the displacement x against this pressure, and that's why the total work done in this process, तो यहाँ पे जो वर्क डन है इसको हम dw भी बोल सकते हैं या w भी बोल सकते हैं, नो डाउट। तो इसलिए ये dw या वर्क डन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नो डाउट। तो फोर्स को अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वर्क डन मिलेगा, बट वी नो दैट दिस फोर्स इज ऑलरेडी इक्वल टू p इनटू a, राइट। तो ये अगर डाल देंगे यहाँ पे तो ये बनेगा P इंटू A इंटू एक्स, बट यहाँ पे क्या है ना कि A इंटू एक्स ये जो क्वांटिटी है, A मतलब क्या है यहाँ पे एरिया, और ये X मतलब यहाँ पे हाइट है, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वही तो हमको मिलने वाला है A इंटू एक्स करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि A इंटू एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू dV, where dV stands for the change in volume, remember, change in volume of the gas. So if we replace it by that, then we get this work done. The direct formula for the work done of the gas to be equal to P into dV. This is the small work done by the gas in this process. तो जब भी गैस x डिस्टेंस से उसका पिस्टन अगर मूव होता है तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि the work will be done by the gas, and that work done by the gas will be equal to given by P into dV. Okay, so whenever this volume is increased, तो इसके साइन कन्वेंशन देखो ठीक से अभी। अगर सपोज वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि द वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से dV will be positive, and because of that work done, the dW is also supposed to be positive. तो इसका मतलब जब भी वॉल्यूम गैस का बढ़ता है तो उस केस में गैस का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव कहलाता है, और जबकि अगर dW अगर वॉल्यूम अगर कम होता है, अगर हम सपोज गैस को कंप्रेस करते हैं, ऑन द अदर हैंड सपोज गैस इज कंप्रेस्ड, देन वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज, ठीक है। तो पहला वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा, बाद में उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो जैसे उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उस केस में हम बोल सकते हैं dV इज गोइंग टू बी नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव, एंड इन दैट केस वी कैन से dW द वर्क डन जो है वो भी यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर किया जाता है।
उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। तो नेगेटिव वर्क डन का मीनिंग समझा क्या हुआ? द वर्क इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग कंप्रेशन, द वर्क डन इज गोइंग टू बी नेगेटिव, एंड ड्यूरिंग एक्सपांशन द वर्क डन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। देखो ठीक से, कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव और एक्सपांशन में वर्क डन पॉजिटिव, ये उसके साइन कन्वेंशंस है। एंड अगेन द थिंग इज दैट द वर्क डन इज अगेन अ पाथ फंक्शन। वर्क डन कौन सा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन मतलब क्या? इट डिपेंड्स ऑन पाथ अगेन, नॉट ओनली ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, बट इट डिपेंड्स ऑन द पाथ एक्चुअली। मतलब अगर हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया जिसके अंदर सपोज एक प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो एक पॉइंट से ए पॉइंट से अगर हम बी पॉइंट तक अगर इस गैस को लेके जाते हैं, तो अगर एक पाथ से अगर हम लेके जाते हैं तो वर्क डन कुछ और मिलेगा, उसको बोल सकते हैं वर्क डन अलोंग ए बी। और अगर इसी गैस को अगर हम दूसरे पाथ से अगर लेके जाते हैं तो हमको वर्क डन अलग मिलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं वर्क डन अलोंग ए बी डैश। तो दिस W and W dash is not going to be the same. It's that going to be the different. तो ये दोनों जो है वो different है, तो होते हैं। तो यही रीजन है क्यों इस वर्क डन को पाथ फंक्शन कहा जाता है। और एक बात हम सबको समझनी है कि अगर सपोज एक साइक्लिक प्रोसेस अगर करते हैं, तो इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर टोटल वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन मे नॉट बी जीरो। जरूरी कि वो जीरो ही होना चाहिए, इट मे नॉट बी जीरो even if there is a cyclic process, but since it's a path function, तो path function होने की वजह से ही ऐसा होता है कि यहाँ पे work done जो है वो जीरो नहीं बनता है। even in cyclic process the work done does not becomes zero, it is something non zero। तो पूरे ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस में भी गैस कुछ ना कुछ वर्क डन कर लेता है। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। दीज आर द थ्री क्वांटिटीज। और उससे भी आगे जाके जो वर्क डन का जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, तो dw in the small increment of volume from V to V plus dV, the work done by the gas will be equal to P into dV। ये हो गया the work done by the gas when its volume increases through a very small amount dV। The total work done, if suppose the pressure is constant, then we can say that the total work done can be obtained to be simply, देखो यहाँ पे the total work done will be equal to pressure P into dV का integration from V1 to V2। अगर सपोज गैस को हमने V1 वॉल्यूम से, पहले उसका वॉल्यूम सपोज V1 था और बाद में उसका वॉल्यूम सपोज V2 बनने वाला है, तो ऐसे केस में अगर प्रेशर कांस्टेंट रख के अगर उसको हमने अगर वर्क डन कराया, तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से ये P जो है वो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है करके, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dV बचेगा अंदर फ्रॉम V1 टू V2। और उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे P जो है कांस्टेंट होने की वजह से, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dV के बनेगा V बनेगा, और फ्रॉम V1 टू V2 करने से नेक्स्ट स्टेप में हमको ये जो मिलेगा तो वो बन जाएगा P into V2 minus V1। That means the work done by the gas will actually be equal to pressure into change in volume। तो ये जो बात है ये हम समझ सकते हैं आराम से। The work done will be equal to pressure into change in volume। But when this formula can be used here? Only when pressure is constant। Remember, pressure constant होना इसके लिए जरूरी है। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो तभी क्या करेंगे? तभी उसको बाहर नहीं ले पाएंगे। तो इन दैट केस वर्क डन विल एक्चुअली बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P into dV फ्रॉम V1 टू V2। तो जब तक हम वो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेस करने को नहीं मिलता है, तब तक हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। So this integration will remain as it is unless and until pressure is expressed in terms of volume somehow। कैसे भी करके हमको क्या करना है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में का रिलेशनशिप ढूंढना है, ताकि हम प्रेशर को या तो V स्क्वायर या तो V क्यूब या तो V रेज़ टू 5 या तो V रेज़ टू -1 या तो V रेज़ टू -2, ऐसा कुछ तो भी हमको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना है, तभी जाके हम ये इंटीग्रेशन फाइंड कर सकेंगे। अदरवाइज दिस इंटीग्रेशन विल not be able to solve further, and that's why we can say that this integration remains the formula for work done in that case when pressure is variable। अगर pressure variable है तो उस केस में हमको इंटीग्रेशन का यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और जब तक ये प्रेशर का वॉल्यूम के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा तो तब तक ये इंटीग्रेशन भी नहीं खुलेगा। हाँ, और एक मेथड है यहाँ पे, एक ग्राफिकल मेथड इसको बोलते हैं। ग्राफिकल मेथड से भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। देखो ठीक से,
अगर हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, इसके अंदर यहाँ पे प्रेशर डाल दिया y एक्सिस पे और x एक्सिस पे सपोज वॉल्यूम डाल दिया, और सपोज कि प्रेशर का जो ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ऐसा वेरी होता है प्रेशर, ठीक है। और अगर सपोज हमको ये V1 से लेके V2 तक इस गैस ने किया हुआ जो वर्क डन है वो हमको चाहिए, तो उसके लिए हम एक सिंपल सी बात कर सकते हैं कि हमको पता है कि इंटीग्रेशन माना है क्या होता है, वर्क डन, सॉरी इंटीग्रेशन माना है एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व। और अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो उनके नीचे का जो एरिया है, प्रेशर वाले ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, ये पूरा एरिया, अगर हमको ये एरिया मिल जाता है तो वो एरिया ही यहाँ पे वर्क डन रहने वाला है। इसका मतलब वर्क डन निकालने का ये दूसरा तरीका हो गया। तो हम अल्टरनेटिवली वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर दिस कर्व between pressure and volume, because even if the pressure is variable here, we can consider this total area to be made up of large number of vertical strips like this. तो ये सारे जो वर्टिकल स्ट्रिप्स है उनका एरिया निकाल निकाल के अगर हम ऐड करेंगे तो हमको टोटल एरिया मिलेगा। क्योंकि देखो अगर एक एक जो इंटरवल है, इस इंटरवल का जो लेंथ है उसको हम डीबी बोल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम डीबी बोल सकते हैं। और इस प्रेशर पी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उस इंटरवल के लेंथ के साथ, तो P इंटू डीबी मतलब इस एक स्ट्रिप का एरिया मिल जाता है। ये दूसरा P मल्टीप्लाइड बाय उस स्ट्रिप का जो थिकनेस है वो दूसरे स्ट्रिप का एरिया हमको मिल जाएगा। ऐसे करते करते हर एक स्ट्रिप का एरिया अगर हम P इंटू डीबी करते करते अगर निकालते जाए और इन सबको अगर ऐड करते जाए तो हमको क्या मिलेगा, एक तरफ से इंटीग्रेशन भी मिल जाएगा और दूसरी तरफ से हमको इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा। सो यू कैन से दैट द एरिया अंडर दिस होल कर्व will give us the integration, and this integration will be same as the work done by the gas, remember. So this is the concept of work done by the gas, and now we are in a position to understand what is first law of thermodynamics. Remember, what is the first law of thermodynamics? जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में भी देखा है, यूज तो किया है, बट उसको ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, ये हमको अभी तक नहीं पता है। देखो क्या कहता है वो, whatever amount of heat is supplied to the gas। देखो सपोज एक गैस है, इस गैस को अगर हमने एक कंटेनर के अंदर भर के रखा है, ये सपोज गैस है, और इसको अगर हमने हीटिंग चालू किया, ठीक है, तो जैसे हम इस गैस को हीट देते हैं, सपोज dq amount of heat is given to the gas, and because of that suppose the gas increases its internal energy by du। सपोज उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो सपोज बढ़ता है du से, but at the same time gas will do some work also। so and वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी है जो लगता है वो उसी में से निकालेगा जो हमने उसको दिया है। तो इसलिए whatever amount of heat is supplied to the gas gets split up in two parts। one part of that is used to increase its internal energy which increases its temperature। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ये काम में आ जाता है, and remaining part of that energy is utilized by the gas to do the external work against external pressure, so that is denoted by dW, and hence we can say that this dq is going to be actually equal to du plus dW। This is actually called as the first law of thermodynamics। Remember, first law of thermodynamics। So it is called that the amount of heat supplied to the gas or given to the gas or absorbed by the gas is used up by it in two ways। One part of that heat is used to increase its internal energy, and the remaining part of that heat is used to do the external work by the gas against external pressure, where dq and dw both of these are the path functions। याद है ये दोनों को हमने क्या बोला था अभी पाथ फंक्शंस बोला था, लेकिन ये du अकेला जो है वो कौन है, स्टेट फंक्शन। तो du अकेला स्टेट फंक्शन है, जबकि ये जो dq dw ये दोनों जो है वो पाथ फंक्शंस हैं। ये हमको अच्छी तरह से समझना है। नाउ विल सी थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। देखो ठीक से,
अभी कोई भी गैस जो होता है तो उसका जो स्टेट है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द गैस। अभी गैस कोई भी गैस जो है वो खुद ही एक गैसियस स्टेट में है, ये बात अलग है, लेकिन गैस का स्टेट जो है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। तो बेसिकली सपोज दिस इज द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इमेजिन करो एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्रेशर डाल के रखा है, वाई एक्सिस पे सपोज हमने वॉल्यूम डाल के रखा है, और जेड एक्सिस पे जो है ना टेम्परेचर डाल के रखा है। तो देखो ठीक से प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, these 3 quantities combined together will define the state of the gas. किसी भी गैस का जो स्टेट है वो P, V और T ये तीनों से ही डिफाइन होता है। So we can say that if suppose the gas is at some pressure, suppose उसका प्रेशर हमको पता है, वॉल्यूम भी हमको पता है और उसका टेम्परेचर भी हमको पता है, तो वो इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट्स P1, V1 और T1 रहेंगे। तो इस पॉइंट को ही हम बोलेंगे उसका स्टेट एट दैट टाइम। तो स्टेट ऑफ द गैस विल बी डिफाइंड एज द पॉइंट इन द PVT graph, PVT coordinate system where the gas is present at any time. And suppose that the pressure, volume or temperature is changed. Suppose हमने प्रेशर मान लो P1 से चेंज किया, सपोज उसका प्रेशर हमने कर दिया P2, सपोज उसका वॉल्यूम जो है वो हमने बढ़ा दिया या कम कर दिया, सपोज इट इज चेंज्ड टू V2, and suppose the temperature of the gas is suppose changed up to T2, then the gas will be supposed to go in the new state. तो ये गैस जो है वो नए स्टेट में चला गया, ऐसा हम बोलेंगे। And thus that final state of the gas can be again defined as the point. एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही वो डिफाइन होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स P2, V2 और T2 रहेंगे। तो हम कहेंगे कि the gas is taken from the point P1 or A to the point B whose coordinates are P1, V1, T1 and P2, V2, T2। तो अभी इसमें चाहे कौन से भी स्टेट से या कौन से भी पाथ से इस गैस को लेके जाओ, यहाँ से यहाँ तक कोई भी पाथ हो, but the gas will always satisfy the ideal gas equation. Remember, ideal gas equation will always be satisfied by the gas, and hence we can say that if the gas is the constant, number of moles is suppose constant, then we can say that the P1 into V1 will actually be equal to N1 R into T1, and at the same time you can see that P2 into V2 will be equal to N times of R into T2, and hence we can say that this P1 V1 upon T1 in the first case, which is going to be equal to NR, N तो constant है ना, तो इसलिए यहाँ पे N1 बोलने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए फिर यहाँ पे आ जाएगा NR, which is going to be same as, देखो यहाँ पे P2 V2 upon T2 is also going to be same as NR. So what we can say here is that if the gas changes its state from one point to other point, then P1 V1 upon T1 always remains constant. So P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. अगर ये गैस और किसी तीसरे स्टेट पे चला जाता है, तीसरे किसी पॉइंट पे चला जाता है जहाँ पे उसका प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है और टेम्परेचर T3 है, तो ऐसे केस में उसका जो P3 V3 अपॉन T3 का जो वैल्यू है वो भी NR के बराबर होगा, बिल्कुल। And that's why this is the significance of pressure, volume and temperature relationship, and that is the significance of ideal gas equation. अब देखो, अगर सपोज हमने प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर इन तीनों को अगर वेरी किया तो ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर का हमको एक पाथ मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया तो चेंज कौन होगा? सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम, बस प्रेशर और वॉल्यूम ही चेंज होंगे कि नहीं। तो इसलिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के अगर हम प्रेशर को और वॉल्यूम को अगर चेंज होने के लिए अगर अलाउ करते हैं तो ऐसे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। रिमेंबर, आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स मतलब क्या? आइसोथर्म्स मतलब
अब सपोज ये एक आइसोथर्म है, ये दूसरा आइसोथर्म है, ये तीसरा आइसोथर्म है. ऐसे फैमिली ऑफ ग्राफ्स वी कैन ऑब्टेन by taking by putting the gas at different temperatures like T1, at T2 or T3 or T4 and so on like that. So all these graphs will be called as isotherms, remember. But suppose if we in the same system, suppose इस system के अंदर अगर हम मान लो हमने यहाँ पे अगर हमने वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट या प्रेशर को चलो कांस्टेंट रखा, ठीक है, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, देन वी कैन सी दैट द अभी चेंज होगा कौन फिर, एक तो वॉल्यूम या तो टेम्परेचर, बस. इसलिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, देन वी कैन सी, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो भी ग्राफ्स आएंगे तो उनको हम बोलेंगे आइसोबार्स. रिमेंबर, isobars. What do we mean by isobars? Isobars means the graphs between volume and temperature by keeping the pressure constant. Yes, Shreyas? Hello? Shreyas, we have raised hand. If it is by mistake, then it's okay. If you have some doubt, then you can ask now. Shreyas, अगर कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो अगर गलती से अगर रेज हैंड किया है तो ठीक है. अरे श्रेयस, सुना जा रहा है क्या? कैमरा ऑन करो श्रेयस. चलो ठीक है, तो these are called as isobars, remember. तो आइसोबार, बार मतलब क्या, प्रेशर, ठीक है, इनको बोलेंगे आइसोथर्म्स और इनको बोलेंगे आइसोबार्स. नाउ विल सी, अगर सपोज इस सिस्टम के अंदर मान लो कि वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, और फिर अगर इस गैस को अगर हमने अलग अलग स्टेट से चेंज किया तो उसमें वेरी कौन होगा, एक तो प्रेशर या तो टेम्परेचर, बस. तो इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो when the graph is drawn between pressure and temperature by keeping the volume constant, then they are called as isopores, remember. तो ये जो ग्राफ आएगा, इस ग्राफ, हर एक ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, it's called isopores, remember. कोर मतलब वॉल्यूम. तो ये अलग अलग टाइप के ग्राफ्स हमको याद रखने हैं. अभी देखो, एक प्रोसेसेस जो है, व्हाट आर द थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस, कौन से टाइप के प्रोसेसेस होते हैं. तो सबसे पहले आता है, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच थर्म मतलब क्या, टेम्परेचर, याद रखो ठीक से. The process in which the temperature of the gas remains constant or the change in temperature of the gas becomes zero is called as isothermal process. For example, अगर suppose कोई गैस है तो उसको suppose हम, अभी देखो, isothermal process होने के लिए हीट नहीं देना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है. चलो अगर हीट देंगे ही नहीं तो फिर तो उसका टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ेगा तो ठीक है, उसका वो प्रोसेस जो है वो उसको हम बोलेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, नो डाउट. बट अगर सपोज हम हीट देंगे तो हीट देने के बाद भी वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ऐसा हो सकता है. कब ऐसा हो सकता है कि जब अगर हमने जो भी हीट उस गैस को दिया वो अगर पूरा का पूरा अगर वर्क डन करने के लिए जा रहा है, तो ऐसे केस में टेम्परेचर ऑफ द गैस विल रिमेन कांस्टेंट, एंड इन दैट केस वी कैन से दैट whatever amount of heat is given to the gas just goes to the work done. So according to the first law of thermodynamics, you can say dq is equal to du plus dw, बराबर है. तो अगर हम ये हीट देंगे और जो भी हीट दिया वो अगर dw के बराबर मतलब वर्क डन के बराबर अगर हो गया, तो ऐसे केस में du जो है वो जीरो बन जाएगा और du जीरो होने से dt भी जीरो हो जाएगा. तो इसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस. सो रिमेंबर, isothermal process is one in which temperature remains constant or change in temperature becomes zero. Okay, तो ये बात याद रखो. दूसरा प्रोसेस आता है, अच्छा प्रोसेस मतलब क्या समझा करेक्ट से? What is process? It's a technique in which the gas is
sent from one point to other point in PVT graph. जैसा पे हमने देखा कि किसी भी गैस का अगर मान लो कि उसका ए पॉइंट पे वो स्टेट पे है, जिसका जहाँ पे उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, और उसको हमने अगर सपोज बी पॉइंट पे लेके गए, तो इस गैस को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना, इसको बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस मतलब ही टू टेक द गैस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. So there are different processes. The first one is isothermal. The second one is isobaric. Isobaric process. What do you mean by this isobaric process? The process in which the pressure remains constant. बार मतलब प्रेशर, आइसो मतलब कांस्टेंट. तो देखो उसके नाम में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है. आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, और डीपी मतलब चेंज इन प्रेशर बिकम्स जीरो. Pressure is not going to change. So here we can say it's a isobaric process. The third one next is called as the isochoric process. देखो लिख से isochoric मतलब क्या, core मतलब क्या, वॉल्यूम ना, और iso मतलब constant. तो यहाँ पे the process which takes place at constant volume. So beam of the gas, volume of the gas must be constant, or we can say there must not be any change in the volume of the gas. एंड ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम में अगर कोई चेंज नहीं होगा तो गैस का वर्क डन भी तो जीरो रहेगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला ही क्या है, P इंटू dV. यही तो फॉर्मूला हमने अभी जो डिराइव किया था. तो इसलिए dW इक्वल टू P dV ये यूज करके अगर गैस आइसोकोरिक प्रोसेस से अगर गुजरता है तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेगा, और उसकी वजह से P कितना भी हो, प्रेशर कितना भी हो, वर्क डन बाय द गैस विल बी जीरो. नो वर्क विल बी डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस, रिमेंबर. तो अभी चौथी बात जो है वो हम बोल सकते हैं, चौथा प्रोसेस उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस. रिमेंबर, एडियाबेटिक प्रोसेस. व्हाट यू मीन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन व्हिच नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस और इवॉल्व्ड बाय द गैस. ऑब्वियसली देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द गैस एंड आउटसाइड सराउंडिंग्स ऑफ द गैस. तो हीट एक्सचेंज ही नहीं करने वाला है गैस, जो भी हीट उसके अंदर है वही कांस्टेंट है. अब देखो हीट एक्सचेंज नहीं करने वाला है, उसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा. टेम्परेचर में चेंज और हीट में इंक्रीज और मे बी डिक्रीज्ड, बट द हीट इज नॉट एक्सचेंज्ड बाय द गैस. दैट इज कॉल्ड एज द एडियाबेटिक प्रोसेस, रिमेंबर. एंड द लास्ट इज, अच्छा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हम बोल सकते हैं कि dq इज सर्टेनली जीरो. dq is compulsorily zero. मतलब no heat is given to the gas from outside. There is no transfer of heat from surroundings to the system, मतलब gas. तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस. और पांचवा जो है उसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, देखो ठीक से, साइक्लिक प्रोसेस मतलब when the gas comes back to the same point once again. जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अगर यहाँ पे गैस स्टार्ट करता है, इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट करता है, और अलग अलग स्टेट से गुजर के, अलग अलग पॉइंट से गुजर के अगर सेम पॉइंट पे अगर वापस आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर याद रखो ठीक से कि चेंज इन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी जीरो एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो गोइंग टू बी जीरो, रिमेंबर. और दो आते हैं प्रोसेसेस, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. सी हियर, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब देखो ठीक से, अगर डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस इज रिवर्स्ड एट एनी टाइम, देन इट्स कॉल्ड एज द रिवर्सिबल प्रोसेस. मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको चाहिए तो गैस का डायरेक्शन जो है, उस प्रोसेस का जो डायरेक्शन है वो हम उल्टा कर सकते हैं बाय डूइंग अ स्लाइट चेंज. एक छोटा चेंज करके, प्रेशर बढ़ा के या प्रेशर कम करके, हम अगर उस प्रोसेस का डायरेक्शन अगर चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर उसका वॉल्यूम सपोज बढ़ रहा है तो हम एक छोटा चेंज करके अगर वॉल्यूम घटा सकते हैं, तो ऐसे केस में उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस. बट अगर सपोज एक छोटा, कोई भी छोटा चेंज करके अगर हम गैस का डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर सकते, प्रोसेस का डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केस में उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल, मतलब नॉट रिवर्सिबल, ऐसे टाइप का प्रोसेस. सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस वी हैव टू स्टडी इन दिस सिस्टम. देखो सबसे पहले हमने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच डेल्टा T रिमेन्स जीरो और T remains constant.
और टी कांस्टेंट होने की वजह से देखो, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर हमने यूज किया हर प्रोसेस के अंदर, तो भी हमको एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलेगा। dq इज इक्वल टू क्या होता है, du प्लस dw। ये तो है ना हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर dt जीरो होगा, और dt जीरो होने की वजह से डायरेक्ट du जीरो होगा, मतलब उसका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो होगा। और अगर du जीरो हो गया तो बाकी ये दोनों जो है dq और dw ये दोनों इक्वल बराबर बराबर बन जाएंगे। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि dq will be exactly same as dw in case of isothermal process, remember. And in case of isobaric process, the pressure remains constant, so dp becomes zero. So pressure constant होने की वजह से वर्क डन का जो फॉर्मूला है, वो वर्क डन का फॉर्मूला जो हमने अभी भी निकाला था P into V2 minus V1, वो यहाँ पे यूज होगा बिल्कुल। और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर तो हम जानते हैं वर्क डन ही जीरो होता है। तो जबकि वर्क डन जीरो होता है, तो ऐसे प्रोसेस में अगर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर यूज किया, तो देखो वर्क डन जीरो बन गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, वॉट एवर इज हीट इज सप्लाइड विल गो इनटू द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस dq is same as du because dw is already zero. And in the fourth one, adiabatic process, dq is going to be zero, and since dq is going to be zero, but we know that dq is always equal to du plus dw, right? So अगर dq zero हो गया तो du plus dw will also be equal to zero, and because of that we can say that this dw will be actually minus of du, or du is minus of dw. And in the last case, cyclic process, the du is going to be zero, so matlab dq is going to be same as dw. Whatever heat is supplied to the gas will get converted into work done because du is already going to be zero. तो ये हमको समझना है, ये सभी प्रोसेसेस के बारे में हमने ये देखा, ठीक है। तो these are the some basic concepts in this chapter we have developed so far. तो कल जो है वो हम इसके ऊपर जो ज्यादा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। So you are expected that all of you should revise all these concepts in detail at home from the textbook, or even some reference book अगर तुम्हारे पास है तो उसके हिसाब से अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, otherwise I will end the lecture here. No, sir. Okay, कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। So we'll just lecture. So we'll end this lecture. Just have the lecture at 6:30. संदीप सर का लेक्चर 6:30 पे होगा। ये कौन है, श्रेयस? चैट में क्या लिखा है तुमने? सर रिकॉर्डिंग कब मिलेंगे? हेलो श्रेयस।